अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वही सोशल इंटरेक्शन के कुछ प्रोसेसेस हैं, वो हमने पढ़ने हैं आज के लेक्चर में। सोशल प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सोशल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि आज सोशल इंटरेक्शन की है, ठीक है, जिसको हम रिपीटेडली बार बार कर रहे होते हैं, वो प्रोसेसेस वो होते हैं सोशल प्रोसेसेस, यानी वो सोशल इंटरेक्शन जिनको आप बार बार परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको हम इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, ग्रुप इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, कोई भी सोशल रिलेशनशिप, यानी किसी तरह की भी जो सोशल इंटरेक्शन, आपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सोशल इंटरेक्शन की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो किसी तरह का भी जो सोशल इंटरेक्शन है उसको हम इंक्लूड करते हैं सोशल प्रोसेस के लिए, ठीक है। हॉर्टन और हंट जो है ना, इन्होंने एक स्पेशल किस्म की डेफिनेशन की है सोशल प्रोसेस की, कि इसका मतलब है कि रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच आर कॉमनली फाउंड इन सोशल लाइफ, यानी बार बार होने वाला कोई भी प्रोसीजर, कोई भी बिहेवियर जो होता है उसको हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। सोशल प्रोसेसेस की कुछ टाइप्स हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सोशल प्रोसेसेस होते क्या हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है एसोसिएटिव प्रोसेस और दूसरा होता है डिसोशिएटिव प्रोसेस। एसोसिएटिव की तीन आगे से टाइप्स हैं, कॉपरेशन, एकोमोडेशन एंड एसेमिलेशन। और डिसोसिएटिव की आगे से दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। टोटल ये 5 किस्म की टाइप्स हैं, 3 एसोसिएटिव में आ जाती हैं और 2 डिसोशिएटिव में आ जाती हैं। एसोसिएटिव प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक पॉजिटिव किस्म का प्रोसेस होता है, यानी कंजक्टिव और एसोसिएटिव जो प्रोसेस होता है इसको हम पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस का जो वर्क है, ये बेनिफिट होता है सोसाइटी को, ये इंटीग्रेशन होता है, मतलब इकट्ठे करने का काम होता है, ठीक है, ये बेनिफिट करता है सोसाइटी को। उसके अलावा जो इसका पैटर्न होता है, इसमें हम एक जो बंदा है वो दूसरे की हेल्प कर रहा होता है, किसी न किसी फॉर्म में जो ना हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, और ये अपने जो लाइफ, सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इससे आपके पास प्रोग्रेस आती है। इस तरह के जो प्रोसेस है, एसोसिएटिव जो प्रोसेसेस हैं, इनसे हमारे पास प्रोग्रेस आती है और स्टेबिलिटी आती है सोसाइटी में। ये कैसे आती है और किस तरह ये प्रोसेस होता है, ये आगे जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा ये सारा प्रोसेस के किस तरह ये एसोसिएटिव प्रोसेस किस तरह वर्कआउट करता है। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है उसे हम कंजक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं कॉपरेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, इंटीग्रेशन एंड एसेमिलेशन। ये कुछ चीज़ें हैं ये जो इसमें आती हैं और इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन दो वर्ड से मिलकर बना, लैटिन वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब है टुगेदर ऑपरेट, यानी दो को का मतलब है टुगेदर और ऑपरेट का मतलब वो वर्क, यानी जब मिलकर काम किया जाता है उसको हम कॉपरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका ये जो फर्स्ट फंडामेंटल सोशल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी जो लोग होते हैं सोसाइटी के, वो किसी भी गोल को, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के ज़्यादातर जो कॉपरेशन का जो वर्कआउट होता है, ये ज़्यादातर गोल ओरिएंटेड होता है और कॉन्शियस वर्क होता है, जिसमें हमने किसी न किसी एक गोल को अचीव करना होता है, तो हम एज अ टीम वर्क करते हैं। आपने देखा होगा जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो इकट्ठे होकर एक टीम वर्क करते हैं, कॉपरेशन में वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो अपना गोल उनको मिला होता है या जो उनको प्रोजेक्ट मिला होता है, उन्होंने अप टू द डेट उसको क्या करना होता है, अचीव करना होता है, ठीक है। इसके दो एलिमेंट्स हैं आगे से, कॉमन एंड और ऑर्गेनाइज एफर्ट, ठीक है। कॉमन एंड या ऑर्गेनाइज एफर्ट का मतलब क्या है? कॉमन एंड का मतलब ये कि जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं कॉपरेशन में, ठीक है, उनका एक ही एंड होता है, यानी एक ही जगह पे जाके उनका काम ख़त्म हो रहा होता है। और ऑर्गेनाइज एफर्ट यानी वो एक प्लान्ड वर्क करते हैं कि तुमने ये करना है, मैंने ये करना है, हमने इस दिन पे ये वर्क करना है, उस दिन पे इस टाइम पे हमने ये वर्क करना है, इसको इस प्लान के हिसाब से लेके चलना है और इस दिन पे हमारा कंप्लीशन डेट है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है, प्लान्ड वर्क होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, टीचर कॉपरेट विद द स्टूडेंट या स्टूडेंट कॉपरेट विद द टीचर्स। देखें, अगर टीचर या स्टूडेंट एक दूसरे से कॉपरेट नहीं करेंगे तो कभी भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। अगर टीचर कहेगा कि भाई मैं और मैं ही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू द स्टूडेंट्स, तो तब भी काम नहीं चलेगा। और अगर स्टूडेंट ये कहेगा कि टीचर जो मर्जी कहता है कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं था, मैं नहीं करता, तो कभी भी तब भी कोई वर्कआउट नहीं होगा। अच्छा जी, फॉलोअर्स कॉपरेट विद द इमाम। इमाम मस्जिद का जो होता है, ठीक है, जो नमाज पढ़ा रहा होता है, अगर वो कभी भी उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको कॉपरेट नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं चलेंगे, तो कभी भी वो वर्कआउट नहीं होगा। देखें, अगर इमाम जो है वो एक टाइम पे सुजूद कर रहा है और दूसरे उस टाइम पे जी खड़े हैं, तो कभी भी नमाज अदा नहीं होगी, उनको कॉपरेट करना पड़ता है। पेरेंट्स विद द चिल्ड्रंस।
पेरेंट्स को चिल्ड्रंस के साथ चलना पड़ता है, वरना क्या होता है कि चिल्ड्रन रिबीलियस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब रिबीलियंस मतलब जैसे उल्टे काम करना, ठीक है, गलत काम करना, गलत चीज़ों में पड़ जाना, ठीक है। वो इस तरह का उनका नेचर हो जाता है, ज़िद्दी हो जाते हैं कि हमने ये करना ही नहीं है, अब तो करना ही नहीं ना है, और हमारे पेरेंट्स को परवाह ही नहीं है, हम तो करेंगे ही गलत काम, इस तरह का उनका बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। तो कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कोऑपरेशन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में होती है या 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में होती है। कोई सिंगल बंदा तो कोऑपरेट कर ही नहीं ना सकता अपने से, सिंगल से ज़्यादा ही होना चाहिए इसका जो क्वांटिटी है, ठीक है। ये कॉन्शियस प्रोसेस होता है। क्यों कॉन्शियस क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले बताया था गोल ओरिएंटेड है, हमने गोल को अचीव करना होता है, तो ये पूरे कॉन्शियसनेस से ही काम किया जाता है। दूसरा ये पर्सनल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप्स सारे जो है वो पर्सनली मीट करते हैं और पर्सनली ही एक कॉमन ऑब्जेक्टिव तक जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चलता जा रहा होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल जब तक उनका गोल उनको अचीव नहीं हो जाता तो वो कंटिन्यूटली ही काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता। उसके अलावा ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ना चाहते हुए भी आप किसी न किसी बंदे के साथ कहीं ना कहीं कॉपरेशन से वर्क कर रहे होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि आप टीम वर्क में काम करें, लेकिन फिर भी आप देख लें घर में, मैंने एग्जांपल दी कि पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो कॉपरेशन वाला है, ठीक है, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रिलेशनशिप में कॉपरेशन में चलते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जो आपके घर से स्टार्ट होता है, यानी आपको लाइफ में किसी न किसी मोड पे कॉपरेशन के साथ वर्क करना पड़ता है, इसे ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। 2 एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, कॉमन एंड और ऑर्गेनाइज एफर्ट पे, तभी कॉपरेशन का प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो ना हर बंदे की प्रोग्रेस देखी जाती है, इंडिविजुअल की भी और सोसाइटी की भी। बात करते हैं इसकी टाइप्स की, ठीक है। इसके 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, डायरेक्ट कॉपरेशन और इनडायरेक्ट कॉपरेशन। डायरेक्ट कॉपरेशन में वो एक्टिविटीज़ आते हैं जिसको कोई भी बंदा खुद पर्सनली परफॉर्म कर रहा होता है दूसरों लोगों के साथ मिलकर, जैसे कि हम खेलते हैं, ठीक है, काम करते हैं, या कोई लोड कैरी कर रहे होते हैं, कार को पुल करना, ठीक है, मड में से। ये एग्जांपल्स हैं कि ये काम, इस तरह के जो काम होते हैं ना जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉपरेशन, ठीक है। और इसमें जो लोग हैं ना वो मतलब अपना काम जो होता है वो सेपरेटली अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन काम उनका कॉपरेशन में ही होता है, ठीक है। इसमें वॉलेंट्री भी आ जाती है। ये जो कॉपरेशन होती है ये वॉलेंट्री होती है। कॉपरेशन जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है, टीचर स्टूडेंट के बीच में, मास्टर और सर्वेंट के बीच में, ये सारी वॉलेंट्री है जो वो अपनी मर्ज़ी से करता है, ठीक है। जिसने वो जो जो जब उसकी मर्ज़ी इन्वॉल्व होगी तो वो करेगा। डायरेक्ट कॉपरेशन यही होती है ना, अगर आप कोई आपको भाई राह चलते आप जा रहे हैं, कोई आपको कहे जी मेरी गाड़ी को धक्का लगाओ, तो आप तब तक नहीं लगाओगे जब तक आपका दिल नहीं होगा। अगर आपका दिल करेगा तो आप जाओगे और जाके उसकी गाड़ी को धक्का लगा दोगे। अगर आपका दिल नहीं है तो यू विल रिफ्यूज़, आप क्या करोगे कि भाई मैं नहीं लगा सकता है नॉल, या आप इग्नोर करके चले जाओगे। ये वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये कॉपरेशन करनी है कि नहीं करनी। इनडायरेक्ट कॉपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट जो कॉपरेशन है इसमें जो लोग हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के पाने के लिए, लेकिन इसमें वो जो क्या कह सकते हैं इसको, इसमें वो टास्क होते हैं, उस तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जिसका एक कॉमन एंड तो होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अगर कारपेंटर या प्लम्बर है, ठीक है, मेसन है, कॉपरेट करता है किसी भी हाउस को बिल्ड करने में, तो ये जो इस तरह की जो कॉपरेशन है ना ये इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो एक हाउस प्रोजेक्ट एक बंदे को दे दिया गया, ठीक है, उसमें जो बंदे रिक्वायर्ड हैं उन्होंने आना है, उन्होंने एंड तक टिल एंड तक लेके चलना है। लेकिन जैसे प्लम्बर क्या है, ठीक है, या जो आप कारपेंटर को बुला रहे हैं, ठीक है, मेसन्स को बुला रहे हैं, वो आएंगे थोड़ी देर के लिए अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने कॉपरेट ज़रूर किया लेकिन इनडायरेक्ट कॉपरेट किया, थोड़ी देर के लिए आपके साथ वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट होती है इसको हम इनडायरेक्ट कॉपरेशन में लेके आते हैं। इसमें क्या होता है ज़्यादातर इस इनडायरेक्ट कॉपरेशन में उन लोग को इन्वॉल्व किया जाता है जिनमें टेक्नोलॉजिकल एजेस होती हैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होती है, स्किल्स की कुछ रिक्वायर्ड फंक्शंस होते हैं उनमें, जिसकी वजह से उनको इस कॉपरेशन में मतलब डायरेक्ट कॉपरेशन में रिप्लेस किया जाता है और उन लोगों को इंटर किया जाता है, ठीक है। अगर आपको देखिए बिजली का काम करना नहीं आता, आपने पूरा घर तो तैयार कर दिया, उसमें लाइटिंग नहीं की, ठीक है, तो कैसे हो सकता है कि आपका एक प्रोजेक्ट अचीव हो गया? नहीं हुआ। आपने क्या करना है, आपने एक बंदे को लेकर आना है जो कि आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी का काम करके जाए,
उसने आपको कॉपरेट तो किया आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं था, वो आया उसने थोड़ी देर के लिए आपने काम किया और चला गया, ठीक है। तो इस तरह की जो कॉपरेशन होती है इसको हम इनडायरेक्ट कॉपरेशन कहते हैं। अच्छा जी, AW एक साइंटिस्ट हैं जी, उन्होंने बताया, क्लासीफाई किया कि 3 मेन कैटेगरीज होती हैं कॉपरेशन की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कॉपरेशन, ठीक है। प्राइमरी कॉपरेशन में जो है ना आपके पास प्राइमरी ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इसमें ना आपके पास प्राइमरी ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्राइमरी ग्रुप्स इस तरह इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सच एज आपकी फैमिली है, ठीक है। इस तरह की जो अचीवमेंट की टाइप्स हैं उसमें हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, फैमिली इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है इसमें वो इन्वॉल्व होता है। सब मतलब प्राइमरी कॉर्पोरेशन का भी कॉर्पोरेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, आपकी फैमिली से स्टार्ट होती है। अगर आपको वहीं पे ये चीज़ फेल कर जाए तो आप कहीं पे भी सोसाइटी में कॉपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंडरी कॉपरेशन में ज़्यादातर हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह को, यूनियंस को, चर्चेस को, ठीक है। आपको प्राइमरी सपोर्ट मिल गया, अब आपने सेकेंडरी सपोर्ट की तरफ जाना है। अगर आपको ये सब जो है ना कॉपरेट करते हैं तो आप तो टर्शरी कॉर्पोरेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें इंटरेक्शन होती है बिग और स्मॉल ग्रुप्स की, ठीक है। मतलब जैसे कि बहुत फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं उनके साथ आप मीटअप करते हैं, ठीक है, उनको अपने साथ मिलाते हैं किसी भी काम में, ठीक है। और फिर जो ना अपने काम को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ लेकर आएँ और एक साथ यूनाइट हो जाएँ, ठीक है। और किसी भी राइवल पार्टी से इलेक्शन में उनके अगेंस्ट कम्पीट करना शुरू कर दें, उनको डिफीट करें। तो इस तरह की जो कॉपरेशन होती है इसको हम टर्शरी कॉपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, फिर आप गवर्नमेंट सपोर्ट की तरफ जाते हैं, देन आप किसी बड़ी पार्टीज़ के साथ मीटअप करते हैं। फिर ऑकबर्न और निमिकॉफ जो है ना आपके पास उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, वो कहते हैं जनरल कॉपरेशन होती है, फ्रेंडली कॉपरेशन और हेल्पिंग कॉपरेशन होती है। 3 टाइप की उसने कॉपरेशन डिफाइन की थी। जो जनरल है उसमें क्या होता है कि पीपल कॉपरेट करते हैं किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो लोग कॉपरेट कर रहे हैं, इस तरह की जो कॉपरेशन होती है इसको हम बोलते हैं जनरल कॉपरेशन। फ्रेंडली कॉपरेशन में आती है कि हम जो है हैप्पीनेस, ठीक है, और सुकून के लिए अपने जो ग्रुप है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो इस तरह की कॉपरेशन जो होती है उसको हम फ्रेंडली कॉपरेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 3 से 4 लोग फ्रेंड्स हैं, उसमें कोई एक उदास है और आप चाहते हैं कि वो जो है ना, या आप कोई और किसी प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो आप चाहते हैं कि आप अपनी जो ग्रुप है उसको इसमें से निकालें और फिर आप उस पर कोई वर्कआउट करते हैं। तो इस तरह की जो कॉपरेशन होती है इसको हम बोलते हैं फ्रेंडली कॉपरेशन, ठीक है। थर्ड आपके पास है हेल्पिंग कॉपरेशन। हेल्पिंग कॉपरेशन में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, किसी भी विक्टिम, फ्लड्स के विक्टिम आ गए, जंजला, अर्थक्वेक्स वगैरह, इस तरह के कोई भी जो बड़ा इस तरह के हादसे होते हैं और उसमें आप जाके किसी का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ लोग जाते हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं किसी भी हवाले से। तो इस तरह की जो कॉपरेशन होती है इसको हम हेल्पिंग कॉपरेशन बोलते हैं। फिर जो कॉपरेशन है इसका रोल क्या है आपकी सोसाइटी में है, जो किसी भी सोसाइटी में अगर ये सोशल प्रोसेस पाए जाए, जितने भी आपके सोशल प्रोसेस हैं वो की रोल्स हैं, ठीक है, उनके विदाउट आपकी सोसाइटी चल ही नहीं सकती। और दूसरी चीज़ ये हमारी नीड भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी नीड है। और कॉपरेशन जो है ना ये जितनी भी आपकी सोशल लाइफ है इसका फाउंडेशन है। यानी हर ह्यूमन को साइकोलॉजिकली, सोशली कॉपरेशन चाहिए ही होती है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी लाइफ की बहुत बड़ी नीड को फुलफ़िल करता है। उसके अलावा कॉपरेशन से हमारी जो स्किल्स हैं, इकोनॉमी है, हर तरह की सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। इकोनॉमी और सक्सेस की तरफ हम चाहते हैं, इकोनॉमी हमारी बढ़ती है, ठीक है। और हम जो अपनी प्रोग्रेस है उसको ज़्यादा अच्छे से यूनाइटेड एक्शन यानी लोग मिलकर अच्छी तरह से किसी भी अपने जो प्रोजेक्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है ना साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब में जो है ना वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कोऑपरेशन हमारा जो बेसिक अर्जेंट नीड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल या ग्रुप्स के साथ सिर्फ काम नहीं करना पड़ता बल्कि नेशंस में भी काम करना पड़ता है। अगर एक नेशन दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कोई वर्कआउट कर रही है तो इसको भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। अगर इस तरह होता है तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं और डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एकोमोडेशन की।
इसमें क्या होता है, एकोमोडेशन किसी भी स्टेट का कॉपरेशन एंड कंफ्लिक्ट के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। ये एकोमोडेशन जो है ना, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है कि हम कहीं भी जाके अपने आप को कि अपने आप को एकोमोडेट करते हैं, यानी अपने आप को एडजस्ट करते हैं किसी भी जगह पे जाके, ठीक है। तो इससे हमारी सोशल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर हम गिलन की डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि accommodation is a process by which competing and conflicting individual and group adjust their relationship with each other in order to overcome the difficulties and which arise in competition, contravention and conflict. आपको पता compete करना क्या होता है, हम एक दूसरे को नीचे लेके जा रहे होते हैं, खुद ऊपर जाना चाहते हैं। conflict में भी होता है कि लड़ाई झगड़े आपके बीच में बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कहता है अकोमोडेट का मतलब ये होता है कि हम एडजस्ट करें ताकि हम इन तमाम चीज़ों से बच सकें, ठीक है। इसकी अगर हम कॉमन एग्जांपल ले देखें, कोई लड़की जब शादी करके जाती है दूसरे घर में, तो अगर वो अकोमोडेट नहीं करेगी तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ठीक है। और हो सकता है उस घर में कोई और बहू हो तो उसके साथ कंपटीशन में चली जाए, तो क्या होगा, अकोमोडेशन में जो उसको सुकून मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलने वाली है, सोशल बैलेंस मिलने वाला है, वो सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है, ठीक है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज़, ट्रूस, उसके बाद है मेडिएशन, ठीक है, और आर्बिट्रेशन। ये चार चीज़ें मिलकर जो है ना आपको अकोमोडेशन की तरफ लेके जाती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं और हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको गिव अप करके, ठीक है, और दूसरों के अकॉर्डिंग चलना शुरू होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़, यानी दूसरों की खुशी के लिए जब हम अपनी खुशी को छोड़ देते हैं, ठीक है, और दूसरों के एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। ट्रूस क्या होता है कि हम जो है ना क्या करते हैं, क्या टेम्परली अपने जो कंपटीशन है या कंफ्लिक्ट का जो प्रोसीजर है उसको हॉल्ट कर दें, यानी थोड़ी देर के लिए उसको रोक दें, ठीक है। तो अगर हम उसको रोक देते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, यानी हम कॉम्प्रोमाइज़ को अटेन कर लेते हैं कि अगर हम कहें कि हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे, हम सुकून से रहेंगे, एडजस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मेडिएशन में क्या होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी को बुलाएं, ठीक है, और वो जो दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन है, तो वो आए और उनको गाइड करे और उनके बीच में एक एग्रीमेंट करवाए कि भाई अब आप लोगों ने इस तरह चलना है, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, तब भी आप अकोमोडेशन की तरफ जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि इसमें हम किसी थर्ड पार्टी को बुला के उससे डिसीजन करवाते हैं, ऐसा डिसीजन करवाते हैं कि वो दोनों पार्टीज़ को बाइंड करके रखे। कोई ऐसा डिसीजन आप उनसे करवाएं कि वो दो पार्टीज़ को बाइंड करके रखे। फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनकी किसी वजह से तलाक हो गई है एंड दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड, और उनका कोई बच्चा है या बच्ची है, जो भी है उनके चिल्ड्रंस हैं, एक कहता है मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे चाहिए, ठीक है। तो जो कोई भी थर्ड पार्टी कहे कि जी नहीं, अगर आपको ये चाहिए तो यू हैव टू बी स्टे टुगेदर, ठीक है, आप लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा आप दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। कंडीशन, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक कंडीशन मैंने एक्सप्लेन करने के, आपको समझाने के लिए बताई है, ठीक है। तो फिर जो है ना वो पेरेंट्स को सिर्फ उस बच्चे की खातिर दोनों को बाइंड रहना पड़े, तो इस तरह का कोई डिसीजन मेकिंग की जाती है कि जो है ना वो दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है। तो इस तरह अकोमोडेशन की तरफ जा सकते हैं। अकोमोडेशन क्या होता है, किसी भी नेचुरल कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, यानी आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, आप उसको समझ जाते हैं और फिर एडजस्ट करने की जो कोशिश करते हैं, इस चीज़ को भी हम अकोमोडेशन कहते हैं। दूसरा, अकोमोडेशन अनकॉन्शियस एक्टिविटी। क्यों कॉन्शियस नहीं होती, हम अनकॉन्शियसली किसी भी जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो घर नहीं हो सकता सिर्फ, वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई वर्क एरिया हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है। ऊपर दूसरा ये यूनिवर्सल है, यानी पूरी थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, हर जगह आपको कोई ना कोई मिलेगा जो किसी ना किसी वे में अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है। प्लस ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, ठीक है। और अकोमोडेशन हेट की वजह से भी किया जाता है और लव की वजह से भी किया जाता है, यानी अगर आपको किसी से प्यार है तो यू विल ट्राई योर बेस्ट टू अकोमोडेट देयर, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी से नफ़रत है तो आप उसकी वजह से कहीं और ख़ुद को एडजस्ट करते हैं। इस तरह मतलब इस तरह भी हो सकता है कि ये जब आप किसी और की नफ़रत की वजह से ख़ुद को एडजस्ट कर रहे हैं
तो ये दोनों प्रोसेसेस की वजह से होता है, किसी के प्यार की वजह से भी और हेट की वजह से भी, ठीक है। एकोमोडेशन के मेथड्स कौन से होते हैं? इसमें आपके पास सबसे पहले यील्डिंग ऑफ कोएरिशन, कॉम्प्रोमाइज, टॉलरेंस, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, कन्वर्शन, ठीक है, सब्लिमेशन और रैशनलाइजेशन। वैसे तो ये अलग से काफ़ी लंबे लंबे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, मेथड्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें से 4 मैं आपको पीछे बता चुकी कि किस तरह अकोमोडेट किया जा सकता है, ठीक है। यानी आप क्या करें, बर्दाश्त करें, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी चीज़ों को, डिसीजन मेकिंग करवाएं, ठीक है, या फिर आप किसी तरह की कंसिलिएशन करवा के उनके साथ रहें, या एक दूसरे से कन्वर्जन करें, आप दूसरे के कन्वर्ट करने, ठीक है। ये मैं ये नहीं करूँगा, अब ये तुम कर लो, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है। या आप अपने आप को मेल्ट आउट कर दें किसी के लिए, ठीक है। और रैशनलिज्म यानी आप कहें कि नहीं, अब ये नहीं होगा, इसकी जगह ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेसेस में भी आप क्या कर सकते हैं, एकोमोडेशन का जो प्रोसीजर है वो हो सकता है। इसके आगे से इसकी और भी टाइप्स हैं, ठीक है, हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करनी है। इस सिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, और बाकी की टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको कल तक इसका जो लेक्चर है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आपकी क्लास जो है वो 30th को मिस हुई थी, तो इंशाल्लाह उसी के लिए उसको इसमें कवर अप कर लेंगे।